Dear students, today I will discuss with you Alfred Lord Tennyson's famous poem Break, 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 which is prescribed in the syllabus of CCS University Meerut, second semester of English. आज मैं आप लोगों के साथ एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की काफ़ी प्रसिद्ध कविता है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, जो कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के बीए इंग्लिश का जो न्यू कोर्स है, एनईपी का न्यू कोर्स है, उसके सेकेंड सेमेस्टर में प्रेस्क्राइब्ड है, उसको आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। और इस पोएम में 4 स्टैंजाज हैं, तो आई विल मेक 4 वीडियोस ऑन देम, और हर वीडियो में मैं एक स्टैंजा को डिस्कस करूंगी सो दैट कि उसको मैं सेपरेटली डिस्कस कर सकूं और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। एंड एज यू नो, मैं अपने वीडियो को आई कीप इट बाइलिंगुअल, दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में आपको एक्सप्लेनेशन समझाने की कोशिश करती हूँ सो दैट कि आपको आसानी से समझ आए। इंग्लिश is necessary so that you may grasp new words, because you have to write in English in the exams. और हिंदी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान है, समझने के लिए कविता में आपको मदद करती है, पर आपको इंग्लिश में ही अपना आंसर्स अपने लिखने हैं। सो आई नीड टू इंक्लूड my content in English as well. So let us okay, so before starting I would like to tell you certain things about the poet. थोड़ा सा उनके बारे में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ पोइट के बारे में। तो जो पोइट है इस कविता के, वो है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। He is one of the most prominent poets of Victorian age. Victorian age के जो बहुत प्रमुख कवि हैं, जिसमें 3 पोइट्स का नाम मेनली आता है, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड मैथ्यू आर्नल्ड। ये तीनों ही पोइट इंग्लिश, बीए इंग्लिश सेकेंड सेमेस्टर में प्रेस्क्राइब्ड हैं। और अभी हम बात करते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में। तो टेनिसन वॉज बॉर्न इन 1809 एंड डाइड इन 1892। 1809 में इनका जन्म हुआ था और 1892 में इनकी मृत्यु हुई थी। ही हैड अ लॉन्ग करियर एज अ पोइट, काफ़ी लंबा करियर था, एंड ही वॉज एन एविड राइटर। काफ़ी कुछ लिखा इन्होंने, बहुत सी प्रसिद्ध कविताएं हैं इनकी, जिसमें इफ़ आई हैव टू नेम अ फ्यू, आई मे नेम द लेडी ऑफ शैलट, द लोटोज ईटर, यूलिसीज, मॉर्टेड डी आर्थर एंड इन मेमोरियम। There are others also, but these are the prominent one. तो ये आप कुछ याद रख सकते हैं. If you have to write a few lines about the poet, you may mention these things. इसको आप लिख सकते हैं. टेनिसन के बारे में there is one more remarkable fact that he was the poet laureate of England. He was appointed in 1850 as the poet laureate after the death of William Wordsworth. So he was popular, he was very popular, as we were discussing that there are 3 major poets we can say of Victorian age, Alfred Lord Tennyson, Matthew Arnold and Robert Browning. तो टेनिसन जो है, he was very popular in his lifetime, अपने जीवन काल में बहुत प्रसिद्ध थे। Robert Browning in his comparison was less known in his lifetime, but after his death, or we can say in modern times, he became more popular than Tennyson.
तो अपने जीवन काल में टेनिसन ज़्यादा लोकप्रिय थे एंड ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ विक्टोरियन एज, इसीलिए उनको विक्टोरियन एज का रिप्रेजेंटेटिव पोइट कहा जाता है, प्रतिनिधि कवि कहा जाता है, क्योंकि उस समय का जो समाज था विक्टोरियन एज का, उस उनकी क्या पसंदगी थी, क्या सोच थी, ये इन्होंने अपनी कविताओं में काफ़ी अच्छे से चित्रित किया है. स्पेशली वी कैन सी दिस इन यूलिसीज एंड द लोटोस ईटर्स एंड देयर आर अदर good poems also. So Alfred Lord Tennyson's career was quite long. It was extended over more than 60 years. करीब 60 साल से भी अधिक समय तक उन्होंने लेखन कार्य किया था. Now let us come to the poem. हम अब अपनी कविता के बारे में जो कि ब्रेक 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 पोएम है, इसके बारे में बात करते हैं. एज यू नो इट इज़ एन एलिजी. ये एक शोक गीत है जो कि टेनिसन ने अपने मित्र आर्थर हालम की मृत्यु पर लिखा था. इट वॉज रिटन इन 1835. You may note it down, and it was published in 1842. 1835 में इसको लिखा था और 1842 में ये कविता पब्लिश हुई थी. और टेनिसन wrote this on the death of his close friend Arthur Hallam. You may write down his name, ARTHUR, Arthur Hallam, HALLAM. So this poem is an elegy, as I said, and it has some biographical references. इनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं टेनिसन के जीवन क्योंकि जैसे ये एक एलेजी है, इनके क्लोज फ्रेंड है, उनकी मृत्यु पर लिखी गई है, तो उनके इट हैज़ सब्जेक्टिविटी, जैसे मैंने आपको बताया भी है. सब्जेक्टिविटी मीन्स जिसमें कवि अपने पर्सनल इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स को व्यक्त करता है. तो दिस पोएम हैज़ पर्सनल फीलिंग्स, इट हैज़ सब्जेक्टिव एलिमेंट्स इन इट एंड इट एक्सप्रेसेस टेनिसन्स फीलिंग्स ऑफ मेलॉन्कली एंड नॉस्टैल्जिया. जो उनका बीता हुआ अच्छा समय था अपने मित्र के साथ, उसको वो याद करते हैं इस कविता में. तो ये जो कविता है ये इट कन्वेज वेल द poignancy of feelings of the poet. जो कवि के इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, उनको बहुत अच्छे से ये कविता व्यक्त करती है. और इस कविता में कवि जो है पोइट, ही हैज़ यूज द इमेज ऑफ सी वेव्स. इस कविता में जैसे कि नाम आप देखते हैं ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तो ये जो ब्रेक यानी जिसका साधारणतः मतलब तोड़ना होता है, तो तोड़ने से यहाँ मतलब है द पोइट इज सिटिंग at a sea beach. He is walking near the Clevedon Church opposite the Bristol Channel. ये इस प्लेसेस के नाम लिख सकते हैं आप. CLEVEDON, क्लेवडन चर्च, CHURCH. एंड ये ब्रिटिश चैनल जो है उसके ऑपोजिट है, उसके सामने है. ब्रिस्टल चैनल, BRISTOL CHANNEL. तो वहाँ पर ही इज वॉकिंग एंड वो देख रहे हैं कि द सी वेव्स आर कमिंग एंड दे आर स्ट्राइकिंग हार्ड on the rocks which are there on the sea shore. जो किनारे पर पत्थर और चट्टानें होती हैं, वहाँ से टकराकर वो बिखर जाती हैं. तो ब्रेक का मतलब यहाँ उन्होंने एक इमेजरी लिया है. he wants to express his sorrow, his deep feelings for his friend Arthur Hallam, who is now no more, जिनकी मृत्यु हो चुकी है. and he is not able to express his feelings. वो उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं. somehow he has this imagery in his mind that ये जो लहरें हैं जो समुद्र से निकल कर आती हैं और ये एकदम से टूट कर बिखर जाती हैं on the sea rocks, on the grey rocks,
तो वो इन अ वे दे आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ। तो इस तरह से मैं टूट कर अपनी बात नहीं कह पा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू वेंट आउट माई इमोशंस। तो पूरी कविता में उन्होंने यही बातें की हैं। 4 स्टैंजाज हैं जैसे हम वी हैव डिस्कस्ड। तो लेट अस सी दी फर्स्ट स्टैंजा। आई विल रीड आउट द लाइन एंड देन वी विल डिस्कस दी डेवलपमेंट ऑफ थॉट जैसे कविता आगे बढ़ती है। Break, break, break on thy cold grey stones, O sea, and I would that my tongue could utter the thoughts that arise in me. Break, break, break. The poet is saying that he wants that he wants to express his innermost sorrow, his grief at the death of his friend. तो वो he finds himself kind of helpless in communicating his grief. He's saying that I'm not able to exactly convey what I am feeling right now. मुझे जो महसूस हो रहा है मैं उसको कह नहीं पा रहा हूँ. And he finds that somehow the sea too is equally helpless with some मिस्टिकल सॉरो. उसको लग रहा है कि ये समुद्र भी की लहरें भी जो हैं जो बार बार आकर जो है चट्टानों से टकराकर बिखर जाती हैं और शायद ये भी देयर इज सम सॉरो इन देयर माइंड, दैट इज व्हाई दे आर कमिंग अगेन एंड ब्रेकिंग एट दी शोर. तो इस तरह वो अपनी दुख का, अपनी भावनाओं की तुलना समुद्र की लहरों से कर रहे हैं. तो ये एक मेटाफर भी है. आप यू कैन राइट इट डाउन. मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड हियर. एंड see the first line again. Break, break, break on thy cold grey stones, O sea. The poet is addressing the sea. समुद्र को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि the waves of the sea are striking hard on the stones, जो ऑन दी रॉक्स, जो कि ग्रे स्टोन का मतलब है यहाँ, स्टोन यानी पत्थर, वो चट्टाने जो समुद्र के किनारे होती हैं. ग्रे उनका कलर जो है इट हैज टर्न ग्रे, मे बी बिकॉज इट इज टू ओल्ड. थोड़ा सा कलर उसका ग्रेइश हो गया है क्योंकि बहुत पुरानी है. मे बी दे आर लाइंग देयर सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. तो हजारों साल से वहीं पड़ी हुई हैं. तो मे बी देयर कलर इज ग्रेइश बिकॉज ऑफ दिस थिंग. एंड कोल्ड मीन्स, यहाँ कोल्ड का मतलब ठंडा नहीं है. कोल्ड का मतलब है यहाँ वी नो एज द when a person dies his or her body becomes cold. जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका शरीर ठंडा हो जाता है. and it becomes insensitive when that person is dead. और अगर हम उससे कुछ कहते हैं तो द पर्सन इज नॉट एबल टू लिसन और रेस्पॉन्ड. वो कुछ भी ना तो सुनने की उनके अंदर क्षमता होती है और ना ही वो कुछ जवाब दे पाते हैं. तो दीज स्टोन्स, दीज रॉक्स आर काइंड ऑफ कोल्ड. वो ठंडी क्यों है? क्योंकि वो निर्जीव जैसे हैं. दे डोंट हैव वार्मथ ऑफ इमोशंस. उनके अंदर भावनाएं नहीं है. इनसेंसिटिव हैं एंड दे आर इन रेस्पॉन्सिव. वो कुछ जवाब नहीं देती. जैसे कोई डेड बॉडी होती है एंड इट कैन नॉट रेस्पॉन्ड. हम क्या कह रहे हैं वो ये नहीं सुन पाते, कुछ नहीं कह पाते. तो उसी तरह वो कह रहे हैं कि ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड. दाई मीन्स योर. ये दाई वर्ड पहले भी आया है बेटा. हमने शेक्सपियर भी जब डिस्कस किया था देन हैड ऑल्सो टोल्ड यू. दाई मीन्स योर. THY means your. YOUR. The stones are not sensitive to the sorrow of the waves. जो stones हैं वो they are not able to understand. Stones का मतलब बेटा यहाँ वही cold grey rocks
जो हैं विच आर लाइंग ऑन दी सी शोर, उनसे है. तो दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ द sea waves. And similarly, the poet may mean that people around him are not able to understand what is he going through right now. अपने मित्र को खो देने के बाद उसको कैसा महसूस हो रहा है, ये लोग नहीं समझ पा रहे. नेक्स्ट लाइन देखते हैं. एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी. एंड आई वुड का मीनिंग लिखिए. एंड आई विश, मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है. दैट, मैं क्या चाहता हूँ. दैट माई टंग कुड अटर. माई टंग, अब टंग के थ्रू हम लोग बात करते हैं. टंग यानी जो हमारी जिह्वा है, आवर पावर ऑफ स्पीच. तो मैं बोल पाऊँ, मैं कुछ कह पाऊँ. अटर मीन्स कह पाना. आई कुड एक्सप्रेस, मैं अपनी बात कह पाऊँ. कौन सी बात, क्या कहना चाहता हूँ, पोइट क्या कहना चाहते हैं. द थॉट्स दैट अराइज इन मी. द थॉट्स, my feelings, my emotion which are arising in my mind, in my heart right now. Arise means which are there, जो कि मेरे मन में इस समय उठ रहे हैं, वो मैं नहीं कह पा रहा हूँ. The poet wants to release his own grief. Release एक और अच्छा शब्द है जो मैं आपको दे रही हूँ. Release, RELEASE. रिलीज मतलब निकालना. उसको वेंट आउट, VENTOUT, दोनों अलग अलग शब्द हैं, वेंट एंड आउट. तो वेंट आउट करना चाहता है. मैं अपनी बातों को, अपने मन में दबी हुई जो उसके दुख है, उसको वो बाहर निकालना चाहता है. बट somehow is not able to do this. वो कर नहीं पा रहा है. और he feels that people are not able to understand him. वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं. And what is he going through right now? क्या हो रहा है उसके साथ. The remembrance of the dead friend perturbs the poet. जो उसकी स्मृतियां हैं, रिमेम्बरेंस, उनकी जो स्मृतियां हैं, वो उसके मित्र की जो स्मृति है, जो मेमोरी है, वो उसको सता रही है. यानी ही इज मिसिंग हिज डेड फ्रेंड whom he has lost, जिसको उन्होंने खो दिया है. बट ही इज नॉट एबल टू फाइंड अ सुटेबल आउटलेट, वी कैन से, कि वो उसको सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पा रहा है. एंड इट इज दिस पेन दैट इज डिस्टर्बिंग हिम. यही एक उसको पीड़ा है, उसको दर्द है जो उसको परेशान कर रहा है. एंड दिस इज द पेन, मे बी वी कैन से दैट intensified the element of lament in this poem. यही वो एलिमेंट है जिसने, जो लेमेंट यानी विलाप करना, जो दुख वो प्रकट कर रहा है, उसकी भावना को इसने और भी गहरा बना दिया. क्योंकि जिस तरह से वी फाइंड द पोइट हेल्पलेस इन एक्सप्रेसिंग हिज grief and sorrow, it intensifies the feeling and emotions of the poem. इसको और भी गहरा, इस भावना को, जो शोक की भावना है, उसको वो और भी गहरा बना देता है. तो ये एक अच्छी कविता है. एंड एज आई टोल्ड यू कि यहाँ सी वेव्स की जो इमेजरी है, द पोइट हैज यूज दैट. एंड देयर इज अ मेटाफर of sea waves has been used here. So I hope this poem I'm able to make it easy for you. आपको समझ आई होगी. And if you find it useful, please share with your friends. और लाइक कीजिए इसको कमेंट करके. इफ़ यू वांट समथिंग टू एड ऑन इन दिस टाइप ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ इसमें और ऐड करूं या इसमें किसी तरह का इम्प्रूवमेंट करूं, तो यू मे सजेस्ट मी एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू ऐड इन माई रिकॉर्डेड लेक्चर्स. थैंक यू वेरी मच.